गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं करवा रही हूँ हिंदी व्याख्या। ठीक है, श्लोकों का अनुवाद। तो आपको फिर नोटबुक में इसका अनुवाद करना है। वैसे आपको पढ़ा दिया है, आपको अच्छे से समझा भी दिया, आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आज आपको हिंदी में बता रही हूँ। आपको फिर नोटबुक के अंदर इसको करना है। ठीक है, तो पहला श्लोक है। देखो, पहले तो हम इसको फिर नोटबुक में कैसे करेंगे, पहले तो इसकी मतलब श्लोक को लिखेंगे। पूरा श्लोक नहीं लिखना है, बस पहले एक लाइन को डॉट 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 करके फिर लास्ट वाली लाइन को लिखना है। अब देखो, पहले वाले का अनुवाद है, आपको इसी तरह से करना है कि जो गुणों का महत्व जानने वालों के मध्य में, यानी जो गुणों का महत्व जानने वालों के मध्य में यश दिलाने वाले प्रशंसित गुण होते हैं, वे निर्गुण को पाकर दोषों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पर्वत से निकली नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। कैसी होती हैं? स्वादिष्ट जल वाली होती है, परंतु वे समुद्र में मिश्रित यानी मिल जाने से, यानी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहते हैं। अर्थात समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और नदी का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। अर्थात वो मीठा जल है, वो खारी नदी में समुद्र के पानी में मिलकर क्या हो जाता है? बिना पीने योग्य नहीं रहता है, अर्थात वो खारा हो जाता है। अर्थात वह जल समुद्र में जाकर खारा अर्थात अपेय हो जाता है। इस तरह ये तो हुआ पहले श्लोक का अनुवाद। अगला है दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाण विहीन तृणम न खादपि जीव्यमान है तद भाग्य देयम परम पशुनाम। ठीक है, इसमें ये मनुष्य को एक पशु के समान बताया गया है कि जिस मनुष्य में साहित्य संगीत और कला का जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, वो एक पशु के समान होता है। और वो पशु भी कैसा? यानी जो घास भी नहीं खाता है और जिसके ना पूंछ है ना सींग है, इनसे रहित होकर भी, तिनके को न खाता हुआ भी वह एक पशु के समान है। ये उसका क्या है? भाग्य है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि साहित्य संगीत और कलाओं के ज्ञान का प्रयोग से रहित मनुष्य बिना पूंछ सींग का साक्षात यानी मानव शरीर में क्या है? जानवर ही है, अर्थात पशु के समान है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। घास खाना जानवरों का सौभाग्य है। घास खाना किसका सौभाग्य है? जानवरों का सौभाग्य है। यदि साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य घास खाने लगे तो लाचार जानवर भूखे मरेंगे। अर्थात घास व तिनका न खाते हुए भी वो कैसे रहते हैं? वो जीवित रहते हैं। यह उनका अर्थात यह उन पशु का क्या है? परम सौभाग्य है। यह उन पशुओं का क्या है? परम सौभाग्य है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है लुब्धस्य नश्यन्ति येषः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलार्थं परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। यह है तीसरा श्लोक। अब इसका अनुवाद हम करेंगे। देखो, लालची का यश समाप्त हो जाता है ना। इसमें बताया गया है कि जो लालची मनुष्य होता है वो कैसा होता है, और धर्म के प्रति अधर्म को अपनाने वालों का क्या होता है, और जो कंजूस है उसका क्या होता है। यानी मनुष्य की जो बुरी आदतें हैं उसका जो विपरीत प्रभाव क्या पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लालची जो होता है, लालच व्यक्ति होता है, लालची का क्या यश समाप्त हो जाता है। यानी लालची का यश समाप्त हो जाता है। लालची का यश समाप्त हो जाता है। चुगलखोर की दोस्ती समाप्त हो जाती है। यज्ञ दान आदि श्रेष्ठ क्रिया नष्ट करने वालों का कुल नष्ट अर्थात खत्म हो जाता है। ठीक है, धन प्राप्त करने वाला जो लालची है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनी अर्थात आलसी व्यक्ति का विद्या फल समाप्त हो जाता है। कंजूस का सुख समाप्त हो जाता है, तथा प्रमादी सचिवों अर्थात घमंडी मंत्रियों के राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। किसका समाप्त हो जाता है? जो घमंडी राजा का जो मंत्री है वो कैसा है? घमंडी है, उसका क्या समाप्त हो जाता है? राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है
पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यम् एव जन्ये मधुमक्षिका असौ संत तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ठीक है, इसका होगा जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे मीठे रस का पान करके, यानी कड़वे मीठे रस का पान करके एक समान माधुर्य अर्थात शहद को बनाती है, उसी प्रकार सज्जन मनुष्य सज्जनों तथा दुष्टों के वचनों को सुनकर एक समान मधुर वचन के रस को पैदा करते हैं। अर्थात सज्जन पुरुषों की प्रशंसा करने पर भी वो अपनी निर्जलता को नहीं त्यागते हैं। अगला है महतां प्रकृति से वर्धितानां परैरपि न जहति निजं भावं संख्यासु ला आकृति यथा, यानी संख्याओं में जो नो की आकृति है, जो अपने स्वभाव को नहीं बदलते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों का भी यहाँ पर उसी प्रकार व्यवहार के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिसका स्वभाव महान प्रकृति का होता है और दूसरों से प्रशंसा पाकर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते और ना ही उनके व्यवहार में अहंकार आता है और ना ही उनके व्यवहार में क्रोध आता है, ठीक उसी प्रकार जो संख्याओं में नो, यानी नो एक अंक है, अर्थात नो का आकार अपने भाव या भाव का त्याग नहीं करता है, अर्थात नो को किसी भी, अर्थात समझाने के लिए बता रही हूँ कि नो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर नो ही आता है। जिस प्रकार नो को 7 से गुणा करेंगे तो 69 होंगे, तो 6 + 3 है ना, 6 + 3 = 9 हो गई, तो यानी उसकी संख्या क्या आई है, 9। 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 72 हुए, तो 9 + 2 = क्या हुए, 9। अगर 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 हुए, तो 8 + 1 = 9। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार संख्याओं में 9 की संख्या है वो अपने आकार को नहीं त्यागता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी अपने व्यवहार को नहीं त्यागते हैं, चाहे उसकी कितनी भी क्या की जाए, चाहे उनकी कितनी भी स्वभाव की महानता के बारे में बड़ाई की जाए या प्रशंसा की जाए, फिर भी वो अपनी महानता को त्यागते नहीं हैं। अगला है स्त्रियां रोचमानायां सर्वतद रोचते कुलम तस्या त्व आरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। ठीक है, इसमें स्त्रियों के स्वभाव को, यानी स्त्रियों को किस प्रकार रखा जाता है, तो उससे अपने परिवार व वंश में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर आता है, उसी के बारे में बताया गया है कि स्त्रियों के आदर या सम्मान करने पर, यानी स्त्रियों का आदर और सम्मान करने पर उसमें रुचि, उत्साह, गुण, कर्म व स्वभाव का उत्कर्ष होने से, यानी पूरा परिवार है वो चमक उठता है, सारा वंश है वो चमक उठता है। ठीक है, आगे है नारी का शिक्षा, संस्कार और सम्मान न होने से सारा कुल अर्थात परिवार गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता के बिना शोभा रहित हो जाता है। शिक्षा, धर्म, संस्कृति और सभ्यता के सारी खूबसूरती को जन्म देने वाली कौन होती है, माता ही प्रथम गुरु होती है, और वो प्रथम गुरु होने से वो क्या होती है, पूजनीय होती है, और उनकी रुचि से ही संपूर्ण कुल की क्या होती है, कांति समाई हुई होती है। यहाँ पर स्त्रियों को प्रशंसित करके हमारे परिवार के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में यहाँ पर बखान किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा ये हिंदी व्याख्या जो मैंने करवाई है ये आपको फिर नोटबुक के अंदर करनी है। ठीक है, शब्दार्थ करने हैं और हिंदी व्याख्या करनी है, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए दिए थे। ठीक है, अब हमारे चैप्टर हुआ कंप्लीट और इनको याद भी करना है। ठीक है, और अब हम आगे वाला चैप्टर आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स।